हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। परेड में अबाउट टर्न बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें। पता नहीं कब जिंदगी अबाउट टर्न बोल दे। आपने परेड वगैरह में या फिल्मों में भी देखा होगा कि अबाउट टर्न बोलने पर सेनाएं मुड़ जाती हैं और वाकई में जो सबसे अग्रिम पंक्ति में होता है वो सबसे पीछे हो जाता है और जो सबसे पीछे होता है वो आगे हो जाता है। ऐसे ही लाइफ का भी नियम होता है। कोई एक टर्न आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा जब आप नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी संभावना आपको ज़रूर दिखेगी जिसको आप अपनी मेहनत के दम पर हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी कभी भी अबाउट टर्न हो जाएगी। तो चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है तनाव के बीच भारत और चीन में बातचीत। भारत के सख्त रुख के बाद बीजिंग ने रखा था इस मामले पर वार्ता का प्रस्ताव। और दूसरी न्यूज़ है हर स्थिति से निपटने को तैयार है सेना, ये बोला है जनरल मुकुंद नरवाने ने। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तकरीबन 4 महीनों के सैन्य तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को देर रात मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में बातचीत हुई। भारतीय समयानुसार रात 9:30 शुरू हुई इस बैठक में रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा भी शामिल हुए। 30 व 31 अगस्त को लगातार 2 दिन देशों के बीच एलएसी पर सैन्य झड़पों के बाद चीन का रवैया बदला दिख रहा है। रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत की पेशकश भी उसी की तरह से हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग की मुलाकात ने अगले गुरुवार यानी कि 10 सितंबर को मॉस्को में भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात की राह खोल दी है। इस साल मई के पहले हफ्ते से ही पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कई स्थलों पर चीनी सेना के अतिक्रमण में वहां हालात तनावपूर्ण हैं। गलवान घाटी में 15 जून दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात गंभीर हैं। भारतीय सेना ने चीन की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। क्षेत्र में सेना की उचित तैनाती की गई है और देश पूरी तरह भरोसा कर सकता है कि हम अग्रिम इलाकों में हर प्रकार के हालात से निपटने में सक्षम हैं। इसके साथ ही जनरल नरवाने ने कहा कि चीन से सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। इस मामले को बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन लेह में थल सेना प्रमुख ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों को देखते हुए सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया गया है। चीन को किसी भी प्रकार की हिमाकत न करने का स्पष्ट संदेश दिया गया है। जनरल नरवाने ने कहा कि अग्रिम इलाकों में जवानों से मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वे हर हाल में देश और सेना का नाम रोशन करेंगे। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल, और इसमें एक न्यूज़ है हमारे लिए। ब्राज़ील में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 40 लाख के पार। हालांकि भारत में भी 40 लाख के पार पहुंच गया है आंकड़ा, लेकिन इस न्यूज़ को उतनी प्रमुखता से नहीं प्रकाशित किया जा रहा है। भारत में जबकि स्थिति इतनी गंभीर है, रिकॉर्ड कल की यानी कि शनिवार को रिकॉर्ड 87,000 केस भारत में मिले हैं, लेकिन मीडिया में पूरी तरीके से इस न्यूज़ को दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मीडिया में इस समय सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ को देखते हैं। कोरोना से जूझ रहे ब्राज़ील में महामारी की मार कम होती नहीं दिख रही है। इस लैटिन अमेरिकी देश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया है। यहां अब तक करीब 1,25,000 पीड़ितों की मौत हो गई है। दुनिया में अमेरिका के बाद ब्राज़ील महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में 43,773 नए मामले पाए जाने से संक्रमित लोगों की कुल तादाद बढ़कर 40,41,668 हो गई है। इस अवधि में
834 पीड़ितों की मौत से आंकड़ा 1,24,614 हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि शहरी सहकारी बैंकों पर नकेल और कसी गई है, क्योंकि कृषि, एमएसएमई व पिछड़े वर्गों को कुल आवंटित कर्ज का 75% देना होगा। दूसरी न्यूज़ है सरकार को इकोनॉमी में तेज रिकवरी का भरोसा। 2 महीने पहले इकोनॉमी को अनलॉक करने की प्रक्रिया का अच्छा असर दिख रहा है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के बाद देश के शहरी सहकारी बैंकों पर लगाम लगाने की मुहिम आरबीआई ने तेज कर दी है। केंद्रीय बैंक ने प्राथमिकता वाले सेक्टरों को आवंटित होने वाले कर्ज के मौजूदा नियम में शुक्रवार को कुछ अहम बदलाव का ऐलान किया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर शहरी सहकारी बैंकों पर दिखने वाला है। शहरी सहकारी बैंकों के लिए मार्च 2024 तक कुल आवंटित कर्ज का 75% एक प्राथमिकता वाले सेक्टरों के बीच बांटने का नियम लागू कर दिया गया है। अभी ये दूसरे बैंकों की तरह 40% तक कर्ज ही कृषि, छोटे उद्यम व पिछड़ा वर्ग जैसे प्रमुख प्राथमिक सेक्टरों को देते हैं। दूसरे बैंकों के लिए कर्ज की सीमा में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि स्टार्टअप और सौर ऊर्जा सेक्टर को दिए जाने वाले कर्ज को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। शहरी सहकारी बैंकों के अलावा बैंकिंग सेक्टर में कुल कर्ज का 40% ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी पीएसएल के तहत आवंटित करने का नियम जारी रहेगा। दूसरी न्यूज़ है सरकार को इकोनॉमी में तेज रिकवरी का भरोसा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान जीडीपी में 23.9% की गिरावट से फैली निराशा के बीच भी भविष्य को लेकर वित्त मंत्रालय आशान्वित है। वित्त मंत्रालय का दावा है कि 2 महीने पहले इकोनॉमी को अनलॉक करने की प्रक्रिया का असर बेहद सकारात्मक रहा। इकोनॉमी अब वी शेप में रिकवर कर रही है। इस संबंध में शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। वी शेप का आशय अंग्रेजी के वी अक्षर से है, जिसमें निचले बिंदु पर पहुंचते ही फिर तेज उछाल का आकार बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक वी शेप रिकवरी के संकेत कार, बाइक, ट्रैवल व खाद की बिक्री, रेलवे से होने वाली माल ढुलाई, स्टील खपत व उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, बिजली की खपत, ई वे बिल, जीएसटी राजस्व संग्रह, हाईवे पर होने वाले रोजाना टोल संग्रह, खुदरा स्तर पर होने वाले वित्तीय लेन देन, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एवं प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन व निर्यात से मिल रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन सभी का उत्पादन स्तर पिछले वर्ष जुलाई अगस्त के आसपास पहुंच गया था या उस स्तर को पार कर गया है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है उस पार के कश्मीर की हकीकत। देश और दुनिया को यह भी नहीं पता कि जिस आज़ाद कश्मीर का ढोल पाकिस्तान पीट रहा है वह किसी मायने में कश्मीर का नहीं बल्कि जम्मू का हिस्सा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति द्वारा। दूसरा आर्टिकल है अच्छे अध्यापक तैयार करने की चुनौती। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए युवा वर्ग को शिक्षण व्यवसाय के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र द्वारा। तीसरा आर्टिकल है परीक्षाओं पर राजनीति। जिस तरीके से जेई मेंस और नेट पर परीक्षाओं पर राजनीति हो रही है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पिछले 6-7 दशकों में मीडिया ने भारतीय जनमानस पर खबरों की जितनी बमबारी कश्मीर को लेकर की है, उतनी शायद किसी और विषय पर नहीं की है। इसके बावजूद यह देखकर हैरानी होती है कि हमारा मीडिया और भारत सरकार जनता तक यह बात पहुंचाने में असफल रही है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जिस तथाकथित आज़ाद कश्मीर के सपने दिखाकर भारत के कश्मीरी अलगाव, आतंक और हिंसा का माहौल बनाए हुए है, वहाँ की जनता पाकिस्तानी तानाशाही में कैसी जी रही है। देश और दुनिया को यह भी नहीं पता कि जिस आज़ाद कश्मीर का ढोल पाकिस्तान सरकार पीटती आ रही है, वह किसी मायने में कश्मीर का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर के साथ उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है।
यह सही है कि गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कहे जाने वाले कश्मीर की पूरी आबादी मुस्लिम है, लेकिन उनके किसी भी हिस्से की भाषा, खान पान, पहनावा और बाकी संस्कृति किसी भी मायने में कश्मीरी नहीं है। यहाँ तक कि 1947 के बाद आज़ाद कश्मीर के 12 प्रधानमंत्रियों और 26 राष्ट्रपतियों में से एक भी ना तो कश्मीरी था और ना कश्मीरी भाषा बोलने वाला। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले आज़ाद कश्मीर में अपनी घटती हुई लोकप्रियता और वहाँ के लोगों की पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते जा रहे विरोध और नाराजगी पर लगाम कसने के लिए इस साल पाकिस्तान सरकार ने आज़ाद कश्मीर के संविधान में परिवर्तन का फैसला किया। इस कदम का वहाँ के नेता दुनिया भर में विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत मीडिया में इसकी खबर तक नहीं है। कुछ साल पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि आज़ाद कश्मीर का अपना संविधान है, जिसमें ऐसे कई तंत्र हैं जिसमें अपना शासन खुद चलाने वाली सरकार बनती है। इन तंत्रों में निर्धारित समय पर होने वाले चुनावों से चुनी गई विधायिका, परोक्ष तरीके से चुना गया राष्ट्रपति एवं स्वतंत्र न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के नागरिक निकाय हैं। लेकिन ये सारे प्रावधान झूठे हैं। पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड कश्मीर अफेयर्स द्वारा तैयार किए गए इस संविधान के सेक्शन 56 में यह प्रावधान भी है कि वहाँ की निर्वाचित सरकार को भले ही वहाँ की असेंबली का कितना भी समर्थन क्यों ना हो, फिर भी पाकिस्तान सरकार उसे जब चाहे बर्खास्त कर सकती है। बर्खास्त न किए जाने की हालत में भी जब सरकार चलती है तो उसकी असली कमान इस्लामाबाद के हाथ में होती है। आज़ाद कश्मीर का प्रशासन मुजफ्फराबाद में स्थित आज़ाद कश्मीर की निर्वाचित सरकार और इस्लामाबाद से काम करने वाली आज़ाद कश्मीर काउंसिल मिलजुल कर करते हैं, पर सारे अधिकार काउंसिल के हाथ में हैं, जिसकी अध्यक्षता खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री करते हैं। काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आज़ाद कश्मीर को हर मायने में नियंत्रित करने वाले 52 विषय आते हैं, जिनके बारे में कश्मीर किसी भी फैसले को चुनौती देने का अधिकार आज़ाद कश्मीर सरकार को तो क्या पाकिस्तान के किसी भी न्यायालय को नहीं है। कारण यह है कि पाकिस्तान के संविधान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता है। यह देख हैरानी होती है कि भारत में कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी, राजनेता और पत्रकार ना तो कभी कथित आज़ाद कश्मीर की जनता पर होने वाले अत्याचारों पर ध्यान देते हैं, ना वहाँ चल रहे पाकिस्तानी दमन के खिलाफ मुंह खोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अच्छे अध्यापक तैयार करने की चुनौती। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई नई शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा दिवस विशेष महत्व का अवसर बन जाता है। इस नीति में शिक्षा के ढांचे, विषय वस्तु और लक्ष्यों को लेकर नई दृष्टि अपनाई गई है, जो स्थानीय और वैश्विक दोनों ही तरह के सरोकार को संबोधित करने की चेष्टा करती हैं। शिक्षा की अब तक प्रचलित धारा से अलग हटते हुए इसमें विद्यार्थी के समग्र विकास के प्रति एक खुली दृष्टि अपनाई गई है। शिक्षा पूरी शिक्षा प्रक्रिया की धुरी होती है। शिक्षक पूरी शिक्षा की एक धुरी होती है। शिक्षा नीति को आगे सही ढंग से लागू करना उसके लक्ष्यों को पाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा के ऊपर गहन और प्रतिबद्धता के साथ संकल्प पूर्वक आगे बढ़ जाए। अध्यापन कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सेवारत शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इसे लेकर अभी तक कोई खास पहल नहीं हो सकी है और वह महज सांकेतिक होकर रह गया है। यथार्थ यह है कि वर्तमान कार्य परिवेश में सामान्य सरकारी स्कूल का अध्यापक सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी मात्र रह जाता है, जो सरकार के हुक्म की तामील करते हुए हर ऐसे कार्य में मदद करता है जिसे कोई और नहीं कर पाता है। इस परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति आशय की किरण जैसी है, जिसमें प्रस्तुत एक सुझाव महत्वपूर्ण है कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षक की एकीकृत बहुअनुशासनात्मकता प्रणाली विकसित हुई है। नई शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए अभिप्रेरित शिक्षक आवश्यक है। इस दृष्टि से युवा वर्ग को प्रशिक्षित व्यवसाय के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। यह कार्य केवल सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रम से संभव नहीं होगा। इसके लिए नियुक्त और सेवा शर्तों को अपेक्षाकृत आकर्षक और विश्वसनीय बनाना होगा। आज भी परिस्थितियों में भावी शिक्षकों के सामने रोल मॉडल भी
रखने होंगे। इस नीति का एक प्रिय शब्द है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इस तरह की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए अध्यापक तैयार करने के लिए लीक से हटकर नवाचारी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की पद्धति पर कार्य करना होगा। शिक्षा नीति 2020 के आधार पर जिस शिक्षा की परिकल्पना की गई है उसके लिए हमारे अध्यापक कैसे होने चाहिए, इस प्रश्न पर सोचते हैं तो हमारे सम्मुख ये विशेषताएं उपस्थित होती हैं। भाषाई पूर्वाग्रह से मुक्त, भारतीय संस्कृति और परंपरा पर आधारित मूल्य बोध के प्रति समर्पित, 21वीं सदी की दक्षताओं से युक्त, अपने विषय के साथ जेंडर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बच्चों की विविधता, नागरिकता की शिक्षा और कला एवं शिल्प के प्रति अनुराग, उन्हें समूह में कार्य करने, समस्या समाधान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है परीक्षाओं पर राजनीति। भारतीय राजनीति किस तरह क्षुद्रता का भोंडा प्रदर्शन करने में माहिर हो गई है, इसका ताजा उदाहरण है आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं जेईई और नीट का विरोध। इन परीक्षाओं के विरोध के लिए केवल धरना प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा गया है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं को रोकने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन अच्छा होता कि यह याचिका दायर करने वालों को फटकार भी लगाता। ये याचिकाएं जिन लोगों की ओर से दायर की गई उनमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री भी थे। क्या इससे बड़ा विडंबना और कोई हो सकती है कि शिक्षा मंत्री ही राष्ट्र महत्व की परीक्षाओं के खिलाफ खड़े हों, और वह भी बिना किसी ठोस कारण के। यह ठीक है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन आखिर इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है कि देश धीरे धीरे लॉकडाउन की बंदिशों से बाहर आ रहा है। आखिर जब ट्रेन चल रही है, विमान उड़ रहे हैं और कल कारखाने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो फिर परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, और वो न्यूज़ है कोरोना काल में देश का पहला खेल आयोजन रांची में। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित और टीसीएस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित झारखंड T20 लीग कोरोना काल में देश का पहला खेल आयोजन होगा। अनलॉक 4 में यह क्रिकेट लीग 15 सितंबर से रांची में JSCA स्टेडियम में खेली जाएगी। सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले जमशेदपुर में होगा। फाइनल मैच 2 अक्टूबर को होने की संभावना है। पहले यह टूर्नामेंट 10 से 27 सितंबर तक होना था। JSCA व TCS ने इस लीग को प्रत्येक वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये 5 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।